जरा सोचिए, साल 1947, अमेरिका का कनेक्टिकट। कुछ लोग आसमान में देखते हैं और उन्हें क्या दिखता है? एक अजीब सी गोल उल्टी तश्तरी जैसी कोई चीज उड़ रही है। हाँ, और फिर तो खबर फैल गई, क्या वो एलियंस थे या फिर अमेरिकी नेवी का कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट? बिल्कुल। और यहीं से शुरू होती है आज की हमारी कहानी। ये एलियंस की नहीं, बल्कि वॉट V-73 फ्लाइंग फ्लैपजैक की कहानी है। एक ऐसा हवाई जहाज जिसने एविएशन जगत को चौंका दिया। और अनजाने में ही सही, उड़न तश्तरियों की कहानियों को भी खूब हवा दी। तो आज हम इसी वॉट V-73 और इसके जो बड़े भाई जैसा था, ज्यादा ताकतवर XF-5U, इनकी कहानी में जरा गहराई से उतरेंगे। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख के हिस्सों पर आधारित है, जिसका शीर्षक कुछ उड़न तश्तरी का राज फ्लाइंग फ्लैपजैक की कहानी जैसा है। हमारा मकसद है कि हम समझें कि इस अनोखे विमान के डिजाइन के पीछे क्या सोच थी, इसकी क्षमताएं क्या थीं और क्यों इसे अचानक बंद कर दिया गया। और हाँ, ये भी कि कैसे ये असली विमान मतलब उड़न तश्तरियों की कहानियों से जुड़ गया। ये जानना दिलचस्प होगा। असल में यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये डिजाइन अपने समय से बहुत बहुत आगे था। अच्छा, कैसे? देखिए, उस जमाने में विमान मतलब सीधा साधा ढांचा, पारंपरिक पंख, है ना? हाँ, बिल्कुल। और ऐसे में एक पूरा गोल पैनकेक जैसा उड़ने वाला जहाज बनाने का आइडिया ही मतलब क्रांतिकारी था। और ये सिर्फ दिखने में अनोखा नहीं था, इसके पीछे इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी सोच, एक महत्वाकांक्षा थी। वाकई एकदम लीक से हटके। तो ये क्रांतिकारी आइडिया आया कहाँ से? किसका दिमाग था इसके पीछे? ये सोच थी चार्ल्स एच जिमरमैन की। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, 1908 में जन्मे थे। ओके। पर उनका असली पैशन था एयरक्राफ्ट डिजाइन। उन्होंने पहले नाका, जो बाद में नासा बना, और फिर चांस वॉट एयरक्राफ्ट में काम किया। अच्छा। और उनका पक्का मानना था कि हवाई जहाजों का भविष्य सर्कुलर विंग यानी गोल पंखों वाले डिजाइन में है। गोलाकार पंख, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब लंबे पंखों के मुकाबले ये बेहतर कैसे हो सकते हैं? देखिए, जिमरमैन की थ्योरी ये थी कि अगर विमान का पूरा शरीर ही एक पंख की तरह काम करे, लिफ्ट पैदा करे। पूरा शरीर? हाँ, तो उसका प्रदर्शन जबरदस्त हो सकता है। खास तौर पर वो पंख जिनका एस्पेक्ट रेशियो कम हो, मतलब जो अपनी लंबाई के मुकाबले काफी चौड़े हों। ओके, चौड़े पंख। ऐसे पंख विमान को कमाल की स्टोल क्षमता दे सकते हैं। स्टोल मतलब? शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग, यानी बहुत छोटी सी जगह से उड़ जाना और उतर जाना। अरे वाह, ये तो नेवी के लिए मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशंस के लिए बहुत ही काम की चीज रही होगी। बिल्कुल, कम जगह में ज्यादा प्रदर्शन। इसी सोच ने जन्म दिया V-173 को, जिसे लोग प्यार से फ्लाइंग पैनकेक भी कहते थे। फ्लाइंग पैनकेक, नाम भी सही है। इसका डिजाइन कैसा था फिर? डिजाइन वाकई अनोखा था, एकदम गोल पैनकेक जैसा। पंखों का फैलाव सिर्फ 23.3 फीट था। बस, ये तो उस जमाने की फाइटर प्लेन से बहुत कम है। हाँ, बहुत कम। और किनारों पर दो बड़े प्रोपेलर लगे थे, वो भी एक दूसरे के उल्टी दिशा में घूमते थे। उल्टी दिशा में? क्यों? इससे दो फायदे थे, एक तो अतिरिक्त लिफ्ट मिलती थी, और दूसरा जो पंखों के सिरों पर हवा के भंवर बनते हैं ना, वो खिंचाव पैदा करते हैं। हाँ हाँ, वो वर्टिसेस। बिल्कुल, ये प्रोपेलर उन्हें खत्म कर देते थे, तो स्थिरता बढ़ जाती थी। कमाल की इंजीनियरिंग। और इसका ढांचा, वो मेटल का था? नई दिलचस्प बात यह है कि V-73 प्रोटोटाइप लकड़ी और कपड़े का बना था। लकड़ी और कपड़े का? सच में? हाँ, उसे हल्का रखने और बनाने में आसान रखने के लिए। और इंजन भी छोटे थे, दो कॉन्टिनेंटल A80 इंजन, सिर्फ 80 हॉर्स पावर के। सिर्फ 80 हॉर्स पावर? हाँ, ये दिखाता है कि कभी-कभी बड़े आइडिया को टेस्ट करने के लिए शुरुआत छोटी और पारंपरिक चीजों से भी होती है। तो इसने पहली उड़ान कब भरी और क्या ये कामयाब रहा? पहली उड़ान हुई 23 नवंबर 1942 को कनेक्टिकट में। टेस्ट पायलट थे बून टी गाइटन, और नतीजे चौंकाने वाले थे। कैसे? क्या हुआ? इसकी स्टॉल स्पीड, मतलब वो सबसे कम स्पीड जिस पर विमान हवा में रह सकता है, वो सिर्फ 20 मील प्रति घंटा थी। 20? सिर्फ 20 मील प्रति घंटा? ये तो बहुत ही कम है, लगभग हवा में एक जगह रुक जाने जैसा। हाँ बिल्कुल, लगभग मंडराता हुआ सा लगता था। टेक ऑफ कैसा था इसका? ये सिर्फ 200 फीट की दूरी में टेक ऑफ कर लेता था। 200 फीट? बहुत कम है ये तो। और अगर सामने से तेज हवा हो, मान लीजिए 30 मील प्रति घंटे की, तो ये बिना दौड़े सीधे ऊपर उठ सकता था। क्या बात करें, मतलब लगभग वर्टिकल टेक ऑफ जैसा। हाँ, एक तरह से ये क्षमताएं नेवी के लिए बहुत बड़ी बात थी। ये तो अविश्वसनीय लगता है।
मैंने सुना है कि मशहूर एविएटर्स चार्ल्स लिंडबर्ग ने भी इसे उड़ाया था। हाँ, उड़ाया था और उन्होंने कहा था कि इसे संभालना बहुत आसान है, आश्चर्यजनक रूप से। अच्छा। और ये भी कहा कि इसे स्टॉल करना, मतलब कंट्रोल खोना, लगभग नामुमकिन है। पायलट के लिए तो ये वरदान जैसा था। लेकिन जमीन पर जो आम लोग थे, उनके लिए आसमान में उड़ती ये गोल चीज कुछ और ही कहानी कह रही थी। यहीं से वो यूएफओ वाली बात शुरू हुई, है ना? बिल्कुल। 1942-43 में जब कनेक्टिकट में इसकी टेस्ट फ्लाइट्स हो रही थी, तो स्थानीय लोगों ने आसमान में ये अजीब गोल चीज देखी। जाहिर है, पहले कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था। हाँ, सोच सकते हो। तो कई लोगों ने पुलिस को, अखबारों को रिपोर्ट किया कि उन्होंने उड़न तश्तरी देखी है। ये दुनिया के शुरुआती यूएफओ मामलों में से एक बन गया। तो एक एडवांस टेक्नोलॉजी जब छुपी हुई हो तो वो कैसे मिथक बन जाती है, ये उसका उदाहरण है। सही कहा। गोपनीयता और अजीब दिखने वाली तकनीक का मेल वो मिथकों को जन्म देता है। इसकी मजबूती का भी कोई किस्सा है शायद? हाँ, एक बार इमरजेंसी लैंडिंग हुई, बीच पर उतरा विमान और पलट गया। अरे! लेकिन वो लकड़ी और कपड़े का ढांचा इतना मजबूत था कि पायलट को खरोच तक नहीं आई। हाँ। और विमान को भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। कमाल है। ये तो जिम्मरमैन के डिजाइन की मजबूती का सबूत था। बिल्कुल। अच्छा, तो V-173 की सफलता के बाद नेवी जरूर उत्साहित हुई होगी। तो अगला कदम क्या था? इसे एक असली लड़ाकू विमान बनाना? निश्चित रूप से। V-173 तो बस एक कॉन्सेप्ट था, ये दिखाने के लिए कि आइडिया काम करता है। इसकी कामयाबी देखकर नेवी ने एक फुल फाइटर वर्जन का ऑर्डर दिया, XF5U-1। इसे नाम मिला फ्लाइंग फ्लैपजैक। अच्छा, तो असली फ्लैपजैक ये था। ये V-173 से कितना अलग था? काफी बड़ा था, पूरी तरह मेटल का बना था और कहीं ज्यादा शक्तिशाली। मेटल मतलब एल्यूमिनियम? नहीं, इसमें एक खास चीज इस्तेमाल हुई थी, मेटालाइट। मेटलाइट? ये क्या था? ये एक कंपोजिट मटेरियल था, एल्यूमिनियम की पतली परतों के बीच बालसा लकड़ी की सैंडविच। अच्छा, सैंडविच जैसा। हाँ, इससे स्टील जितनी मजबूती मिलती थी, लेकिन वजन काफी कम रहता था। बढ़िया। और इंजन? V-173 में तो बहुत छोटे थे। इसमें लगे थे दो विशाल 1600 हॉर्स पावर के प्रैट एंड विटनी R2000 रेडियल इंजन। 1600 हॉर्स पावर। V-173 के 80 के मुकाबले तो ये बहुत बड़ी छलांग बहुत थी। बड़ी। और हथियार? फाइटर प्लेन बनना था इसे आखिर। प्लान था कि इसमें 6.50 कैलिबर मशीन गन्स लगेंगी, या फिर 4 20 mm कैनन, और ये 2 1000 पाउंड के बम भी ले जा सकेगा। काफी हथियारबंद। इसके प्रोपेलर के बारे में भी कुछ खास था शायद। हाँ, प्रोपेलर भी खास थे। 16 फीट डायमीटर के थे। 16 फीट, बहुत बड़े। और वो हेलीकॉप्टर के लोटर की तरह अपना एंगल बदल सकते थे। एंगल बदल सकते थे। क्यों? ताकि कम स्पीड पर ज्यादा से ज्यादा लिफ्ट मिल सके। ओके, ये तो बहुत एडवांस लग रहा है। तो इसकी परफॉर्मेंस कैसी उम्मीद की जा रही थी? क्या ये भी V-173 की तरह धीरे उड़ सकता था? हाँ, अनुमान था कि इसकी स्टॉल स्पीड भी 20 मील प्रति घंटा ही होगी, मतलब ये भी लगभग हवा में मंडरा सकता था। लेकिन टॉप स्पीड वो बहुत ज्यादा होने का अनुमान था, करीब 425 से 550 मील प्रति घंटा तक। 550 मील प्रति घंटा, यानी 885 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, और रेंज भी करीब 1000 मील। ये आंकड़े इसे उस जमाने के किसी भी टॉप फाइटर प्लेन के बराबर या उसे बेहतर बनाते थे। और साथ में वो अनोखी स्टॉल क्षमता भी थी। ये तो कागज पर एक गेम चेंजर विमान लगता है। मतलब धीरे मंडराना भी और जेट जैसी रफ्तार भी। लेकिन क्या इसे बनाना उतना आसान था? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं से मुश्किलें शुरू हुईं। XF5U प्रोजेक्ट गंभीर तकनीकी चुनौतियों में फंस गया। अच्छा, क्या हुआ? सबसे बड़ी समस्या थी इसका गियर बॉक्स, बहुत जटिल था। गियर बॉक्स? हाँ, सोचिए, 2 इतने शक्तिशाली इंजनों की ताकत को उन विशाल एंगल बदलने वाले प्रोपेलर्स तक पहुंचाना, और वो भी बिना जबरदस्त कंपन, वाइब्रेशन के। ये मुश्किल रहा होगा। ये उस जमाने की इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसमें बहुत वक्त और पैसा लग रहा था। और वो घूमने वाले प्रोपेलर, उनका क्या हुआ? उन आर्टिकुलेटिंग प्रोपेलर्स को बनाने में भी उम्मीद से ज्यादा देर हो रही थी। वो बहुत एडवांस टेक्निक थी, उसे बनाना और भरोसेमंद बनाना आसान नहीं था। एक और अजीब सी दिक्कत थी। क्या? इसका आकार। ये इतना चौड़ा था कि इसे सड़क या रेल से कहीं ले जाना मुमकिन नहीं था। सच में? हाँ, इसे टेस्टिंग के लिए कनेक्टिकट से कैलिफोर्निया ले जाना था, तो उसे पनामा नहर के रास्ते समुद्री जहाज से भेजना पड़ा। अरे बाप रे, ये तो लॉजिस्टिक्स के लिहाज से एक भयानक सपना जैसा है। बिल्कुल। इतनी सारी मुश्किलें। तो इस प्रोजेक्ट का आखिर हुआ क्या? क्या ये कभी उड़ पाया? यहीं पर कहानी दुखद हो जाती है। इतनी कोशिशों के बाद भी
XFUV ने कभी उड़ान नहीं भरी। क्या? कभी नहीं? नहीं, सिर्फ जमीन पर कुछ टैक्सी टेस्ट ही हो पाए। और इसी बीच 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। हाँ, युद्ध खत्म हो गया। युद्ध के बाद नेवी अपने सारे प्रोजेक्ट्स को फिर से देख रही थी। बजट कट हो रहे थे, प्रायोरिटीज बदल रही थी। और उसी समय एविएशन में एक नई क्रांति आ रही थी, जेट इंजन। जेट इंजन, जिसने पिस्टन इंजन वाले विमानों का भविष्य ही बदल दिया। बिल्कुल, जेट विमान कहीं ज्यादा तेज थे, ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकते थे। अचानक ही पिस्टन इंजन वाले विमान, भले ही वो XF5U जितने अनोखे डिजाइन वाले हों, पुराने लगने लगे। तो नेवी ने सोचा होगा कि इस पर और पैसा लगाना बेकार है। हाँ, उन्होंने महसूस किया कि XF5U की तकनीकी समस्याओं को सुलझाने में और वक्त और पैसा लगाना शायद समझदारी नहीं है, जबकि भविष्य तो साफ साफ जेट तकनीक में दिख रहा था। और फिर नतीजतन 17 मार्च 1947 को इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया गया। रद्द कर दिया? इतनी सारी मेहनत, इतना अनोखा डिजाइन, इतनी क्षमता, सब बेकार। और वो जो एक XF5U बना था, उस प्रोटोटाइप का क्या हुआ? ये शायद कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। नेवी ने आदेश दिया कि उसे नष्ट कर दिया जाए। नष्ट कर दिया? क्यों? वजह तो साफ नहीं है। शायद वो तकनीक किसी और के हाथ नहीं लगने देना चाहते थे। और कहते हैं कि वो मेटनाइट ढांचा इतना मजबूत था कि उसे तोड़ने के लिए क्रेन से लटकी भारी मलबे वाली गेंद का इस्तेमाल करना पड़ा। अरे, एक रेकिंग बॉल से तोड़ना पड़ा? हाँ, एक क्रांतिकारी डिजाइन का ऐसा अंत वाकई अफसोसजनक है। बहुत दुखद। और छोटे वाले का क्या हुआ, V173 का? क्या वो भी? नहीं, खुशकिस्मती से V173 बच गया। उसे स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट को दान कर दिया गया। अच्छा, ये अच्छी बात है। हाँ, आज वो डैलस टेक्सास के फ्रंटियर्स ऑफ फ्लाइट म्यूजियम में रखा है, जिमरमैन की उस अनोखी सोच का एक जीता जागता सबूत। तो ये कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे बाहरी चीजें जैसे युद्ध का खत्म होना या नई टेक्नोलॉजी का आना अच्छी अच्छी परियोजनाओं को भी रोक सकती हैं। बिल्कुल। XF5U तकनीकी रूप से मुश्किल जरूर था, पर यह सोचना भी जरूरी है कि अगर जेट-यू कुछ साल बाद आता तो शायद वो मुश्किलें हल कर ली जाती। ये सोचने वाली बात है। अगर ये रद्द ना होता और कामयाब हो जाता तो एविएशन पर क्या असर पड़ता? क्या इतिहास बदल सकता था? कल्पना करना दिलचस्प है। अगर XF5U कामयाब होता तो अमेरिकी नेवी के पास शायद दुनिया का पहला ऑपरेशनल वीटोल फाइटर होता। वीटॉल, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। हाँ, वो भी जेट युग शुरू होने से पहले। सोचिए, इससे एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन, उनके ऑपरेशन के तरीके सब बदल सकते थे। शायद छोटे कैरियर भी मुमकिन हो पाते। और शायद UFO देखे जाने की जो शुरुआती कहानियां थीं, उनका मतलब भी कुछ और होता। हाँ, ये कनेक्शन तो बना रहा। दिलचस्प बात यह है कि 1947 में ही जब XF5U प्रोजेक्ट को चुपचाप बंद किया जा रहा था, उसी साल अमेरिका में कई जगहों पर, खासकर वेस्ट कोस्ट पर, लोगों ने आसमान में अजीब तश्तरी जैसी चीजें देखने की रिपोर्ट की। केनेथ आर्नोल्ड वाली घटना भी तो तभी हुई थी जिसने फ्लाइंग सॉसर शब्द फेमस किया। हाँ, जून 1947 में। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इनमें से कुछ साइटिंग्स असल में V173 या शायद XF5U के आखिरी टेस्ट या ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हो सकती हैं, जिन्हें लोगों ने गलत समझ लिया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सरकार ने जानबूझकर इन UFO कहानियों को हवा दी हो ताकि इन सीक्रेट विमानों से ध्यान हट जाए, या ये बस इत्तेफाक था? इस पर अलग-अलग राय है। एक थ्योरी कहती है कि सरकार ने शायद जानबूझकर या अनजाने में इन कहानियों का खंडन न करके इन गुप्त प्रोजेक्ट्स पर पर्दा डालने में मदद ली। अच्छा। दूसरी थ्योरी ये है कि ये बस अजीब दिखने वाले विमान थे जिन्हें लोगों ने देखा और अपनी कल्पना से व्याख्या कर लिया। सच जो भी हो, सरकारी गोपनीयता और एक अजीब दिखने वाली तकनीक, ये मिलकर मिथकों के लिए जमीन तैयार करते ही हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें, वॉट V173 और XF5U चार्ल्स जिमरमैन का एक बहुत ही क्रांतिकारी सपना था। इनमें गजब की स्टॉल क्षमताएं थीं। हाँ, जो नेवी के लिए बहुत काम की हो सकती थी। लेकिन तकनीकी मुश्किलें, खासकर XF5U के साथ और फिर जेट युग का आ जाना, इस सपने को हकीकत दिनने से रोक गया। बिल्कुल। V173 म्यूजियम में है और XF5U इतिहास की एक अधूरी कहानी बन गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरी तरह नाकाम रहा। विफलता से भी सीखते हैं। ये प्रोजेक्ट सीधे कामयाब नहीं हुए, पर इन्होंने VTOL टेक्निक के विकास की नींव जरूर रखी। अच्छा, कैसे? जिमरमैन की वो सर्कुलर विंग की सोच ने भविष्य के कई एक्सपेरिमेंटल विमानों को प्रेरणा दी, जैसे कॉनवेयर XFY पोगो, बेल X-22। यहाँ तक कि आज के V-22 ऑस्प्रे
टिल्ट रोटर विमान और कई मॉडर्न ड्रोन्स के डिजाइन में भी कहीं ना कहीं उस मूल आइडिया की झलक दिखती है कि विमानों को सिर्फ पारंपरिक ट्यूब और विंग डिजाइन तक ही सीमित रहने की जरूरत नहीं है। और सांस्कृतिक रूप से भी इसने छाप छोड़ी है ना, खास तौर पे वो उड़न तश्तरी वाला पहलू। साइंस फिक्शन से लेकर आम कहानियों तक वो उड़ने वाली तश्तरी का आइडिया हमारी कल्पना में बस गया। हाँ, और शायद अनजाने में ही V-73 और XF-5U ने उस कल्पना को हवा दी। तो ये कहानी है इनोवेशन की, तकनीकी बाधाओं की और सही समय पर सही तकनीक होने के महत्व की। सही बात है। ये दिखाती है कि कैसे सबसे अच्छे आइडिया भी अगर वक्त से बहुत आगे हों या हालात बदल जाएं तो सफल नहीं हो पाते। सफलता के लिए सिर्फ एक अच्छा आइडिया काफी नहीं होता, उसे प्रैक्टिकल बनाना, सही रिसोर्स मिलना और थोड़ी किस्मत, ये सब जरूरी है। आसमान में कुछ अजीब सा दिखे, कुछ अनोखा उड़ता हुआ, तो याद रखें, जरूरी नहीं कि वो किसी दूसरी दुनिया से आया हो। हाँ, हो सकता है वो यहीं इसी धरती पर इंसानी दिमाग और इनोवेशन का कोई नया अनदेखा रूप हो। ये विचार शायद हमें भविष्य में ऐसी चीजों को एक अलग नजरिए से देखने में मदद करे। ज्यादा जमीनी नजरिए से।